दोस्तों, ये स्टोरी का 25वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप ज़रूर जाकर के चेकआउट करें। क्या यह वही औरत थी जिसके बारे में निशा बात करती थी, लेकिन अभी उसके सामने जो औरत खड़ी थी वह बहुत क्यूट, स्वीट, पोलाइट और काइंड थी। उसने कपड़े भी बहुत डिसेंट और नॉर्मल पहने थे और उसने कोई मेकअप नहीं किया था और उसने कोई भी ज्वेलरी भी नहीं पहनी हुई थी, और तो और वह प्रेग्नेंट भी थी। अचानक कीर्ति को निशा की बातों पर शक होने लगा। लेकिन वह मुझसे झूठ क्यों बोलेगी, कीर्ति ने खुद से कहा। तभी फ्रेश लेमन जूस और चॉकलेट केक का एक टुकड़ा उसके सामने रखते हुए जूही मुस्कुराई और कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यह पसंद आएगा। थैंक यू। चॉकलेट बेक का एक छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में डालने से पहले कहा, यह बहुत डिलीशियस है। आपने इसे कहाँ से खरीदा? कीर्ति ने पूछा। जूही मुस्कुराई और बोली, मैंने इसे बेक किया है। कीर्ति ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, रियली? यह बहुत टेस्टी है। आप बेकरी की दुकान या ऐसा कुछ क्यों नहीं खोलती? क्या आपको और भी चीजें बेक करना आता है? जूही ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे बहुत कुछ बेक करना आता है। यह सच में बहुत डिलीशियस है। कीर्ति ने कहा, मुझे खुशी है कि तुमने यह अच्छा कहा कीर्ति जी। जूही ने कहा। लेमन जूस का एक घूंट लेते हुए कीर्ति ने पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि निशा की एक और भाभी है? जूही ने सिर हिलाया और कहा, क्योंकि नितिन की वाइफ तो मैं ही हूँ। जूही की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए कीर्ति ने अपना चॉकलेट केक खाते खाते टाइम पर जूही को देखते देखते कीर्ति ने आह भरी। क्या एक ऐसा इनोसेंट और क्यूट पर्सन क्रूएल भी हो सकता है? कीर्ति ने मन में सोचा। काफी देर तक सोचते हुए कीर्ति को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि निशा ने अपनी भाभी के बारे में उससे सब कुछ झूठ बोला था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि निशा ने क्या कहा, क्योंकि जूही को देखने के बाद कीर्ति का दिल निशा की बातों पर भरोसा करने को नहीं कर रहा था। कुछ देर और बैठने के बाद कीर्ति ने कहा, आप मुझे अपना नंबर क्यों नहीं देती ताकि मैं आपको कॉल कर सकूं और कभी कभी वीडियो कॉल पर आपको देख सकूं? जूही मुस्कुराई और सिर हिलाया। नंबर एक्सचेंज करने के बाद कीर्ति वहां से चली गई क्योंकि कुणाल बाहर उसका वेट कर रहा था। वह कार के अंदर बैठने के बाद कीर्ति अभी भी जूही के बारे में सोच रही थी। उसको ऐसा खोया हुआ देखकर कुणाल ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, कीर्ति क्या तुम ठीक हो? अपने हाथों को उसकी कमर के चारों ओर लपेटते हुए कीर्ति ने अपना सिर उसके सीने पर रखा और कहा, मुझे लगता है कि तुम निशा के बारे में सही थे। कुणाल ने पूछा, यस, उसने मुझसे अपनी भाभी के बारे में झूठ बोला। कीर्ति ने कहा। कुणाल ने मुंह फेर लिया और पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? तो कीर्ति ने उसे निशा की भाभी के बारे में सब कुछ बताया और यह भी बताया कि कीर्ति अपनी भाभी के बारे में कैसी बातें करती थी। उस निशा से तुम दूर रहो, कुणाल ने कहा। कीर्ति ने अपना चेहरा उसके सीने पर टिकाते हुए अपना सिर हिलाया। कुणाल ने आह भरी और कहा, मेरी बात सुनो बेबी, मुझे पता है कि निशा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है और तुम उसकी बहुत केयर करती हो, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह तुम्हारे लिए भी सेम फील करती है? क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारी केयर करती है? कुछ देर रुकते हुए कुणाल ने आगे कहा, यह जरूरी नहीं है कि तुम उसके बारे में जैसा सोचती हो वह भी तुम्हारे बारे में वैसा ही सोचे। अगर वह सच में तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती तो कभी तुम्हें झूठ नहीं बोलती, ना ही मेरे वीडियो कॉल के बारे में और ना ही अपनी भाभी के बारे में। उसने अपनी भाभी के बारे में झूठ बोला क्योंकि वह तुम्हारी सिंपैथी चाहती थी। क्या तुम समझ रही हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? कीर्ति ने सिर हिलाया। उसके सर पर किस करते हुए कुणाल ने कहा, तुम बहुत इनोसेंट हो कीर्ति, तुम किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। मैंने जब पहली बार उसे वीडियो कॉल पर देखा था तभी से मुझे उससे कुछ निगेटिव फीलिंग आ रही थी। मुझे शक होने लगा था कि वह तुम्हारी तरह काइंड हार्टेड नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें उससे दूरी बनाए रखने को कहा था। लेकिन मैं अभी से तुम्हारी सारी बात मानूंगी, कीर्ति ने कहा। उसकी पीठ को सहलाते हुए कुणाल मुस्कुराया और कहा, अच्छा ठीक है, अब चलो मेरे ऑफिस में चलते हैं। 11 बजे मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, हम बाहर जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। उसकी तरफ देखते हुए हल्के से मुस्कुराकर कीर्ति ने अपना सिर हिलाया और अपने दिल के अंदर चल रही कॉम्प्लिकेटेड बात को छिपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ आइलैंड जब रुद्र और आराध्या बाहर आए तो बाकी दो कपल उनका इंतजार कर रहे थे। अंबिका को बियर की बोतल देते हुए वैशाली ने कहा, मुझे ना आराध्या से जलन हो रही है। मेरा मतलब है कि आराध्या को देखो कितना ग्लो कर रही है। क्या यह प्रेगनेंसी का ग्लो है या फिर कुछ और? अंबिका मुस्कुराई और बोली, हाँ,
अब मैं उसकी प्रेगनेंसी के बारे में 90% कन्फर्म हूँ। सिद्धार्थ और सार्थक की ओर इशारा करते हुए वैशाली ने अपने सर पर मारा और कहा, अब उन्हें देखो, वह हमारी नाक के नीचे आराध्या को देख रहे हैं। अंबिका हंसी और बोली, उनके बारे में भूल जाओ, मैं भी उससे अपनी नजरें नहीं हटा सकती। आराध्या को ध्यान से नीचे रखते हुए रुद्र ने कहा, देखो हवा बहुत तेज है, क्या आप प्लीज मुझे परेशान करना बंद कर देंगे और एंजॉय करेंगे। आराध्या ने कहा, वाह आराध्या, तुम बहुत हॉट लग रही हो। सिद्धार्थ ने कहा। सार्थक ने सिर हिलाया और कहा, यह सच है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। आराध्या मुस्कुराई और कहा, थैंक यू फ्रेंड्स, अपनी गंदी आंखें मेरी वाइफ से दूर रखो। रुद्र ने कहा। सार्थक और सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, हम कुछ नहीं कर सकते, वह बहुत सेक्सी लग रही है। रुद्र ने कहा, स्टॉप इट, और तुम लोग मेरे हस्बैंड को परेशान करना बंद करो। आराध्या ने कहा। अपना कंधा सिकोड़ते हुए सार्थक ने कहा, यह हमारी गलती नहीं है कि उसे परेशान करना इतना आसान है। आराध्या, तुमने हमारी लाइमलाइट चुरा ली। वैशाली ने कहा। आराध्या ने हंसते हुए कहा, शट अप, तो अब हम क्या करने वाले हैं, चलो आइलैंड को एक्सप्लोरर करते हैं। रुद्र ने कहा। दैट्स ग्रेट, अंबिका ने कहा, और फिर हम स्विमिंग कर सकते हैं। सिद्धार्थ ने कहा, ग्रेट, अब चले। आराध्या ने वैशाली और अंबिका का हाथ पकड़ते हुए कहा। आराध्या की ओर झुकते हुए अंबिका धीरे से बोली, तेजी से मत चलो या बहुत ज्यादा इधर उधर मत कूदो। आराध्या ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। जैसे ही लड़कियां आगे बढ़ने लगी, उनके पार्टनर उन्हें देखकर आहें भरने लगे। मुझे लगता है कि हमें साथ चलना होगा, सिद्धार्थ ने कहा। आराध्या जल्दी वापस जाना चाहती है, रुद्र ने कहा। सार्थक ने भौहें उठाई और पूछा, क्यों, मुझे नहीं पता, क्या तुम्हें लगता है कि यह इसलिए है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं, या हो सकता है कि उसे कोई और प्रॉब्लम हो। रुद्र ने पूछा, हमारे वापस जाने के बाद उसे हॉस्पिटल में ले आना, सार्थक ने कहा। रुद्र ने गहरी सांस ली और फिर सिर हिलाया। अभी मुंबई में सब कुछ कैसा चल रहा है, सिद्धार्थ ने पूछा। सूरज अंकल ने मुझे कॉल किया था, उन्होंने मुझे बताया कि मोहित ने बिना किसी ऑप्शंस के रजिस्ट्रेशन लेटर दे दिया है, रुद्र ने कहा। सिद्धार्थ ने अपनी भौं उठाई और कहा, अब यह अजीब है, क्या तू किसी को उस पर नजर रखने के लिए कहा था, सार्थक ने पूछा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ मैंने कहा था, लेकिन मुझे कुछ अजीब फीलिंग आ रही है। मैंने सोचा था कि उसे अपनी पोजीशन से हटाना इतना आसान नहीं होता। सिद्धार्थ ने कहा, क्या रॉबिन विशाल पर नजर रख रहा है, सार्थक ने पूछा। मुझे अभी उसका मैसेज मिला है कि उसका मूवमेंट बहुत नॉर्मल है, रुद्र ने कहा। सार्थक ने आह भरी और कहा, मुझे लगता है कि हमें सीरियसली जल्दी वापस जाना चाहिए। मुझे लगता है मुंबई में कुछ गड़बड़ हो रहा है और वहां पर हमारा होना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फिर हम 3 दिन बाद यहाँ से चले जाएंगे और फिर कभी लॉन्ग वेकेशन बनाने के लिए आएंगे, सिद्धार्थ ने कहा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं रजत को अरेंजमेंट करने के लिए कह दूंगा। रुद्र यहाँ पर आएंगे, देखिए मुझे क्या मिला। आराध्या दूर से रुद्र को आवाज देते हुए बोली, रुको मैं आ रहा हूँ। रुद्र चिल्लाया और फिर उसकी तरफ चला गया। क्या तुम्हें लगता है शादी के बाद हम दोनों भी उनके जैसे बन जाएंगे, सार्थक ने सिद्धार्थ से पूछा। सिद्धार्थ मुस्कुराया और कहा, हम उसके जैसे कभी नहीं बन सकते। तुम्हें पता नहीं है कि यह आदमी अपनी वाइफ से कितना प्यार करता है। रुद्र कॉलेज में किसी को लाइक करता था ना, मेरा मतलब है कि मैंने सुना है कि उस लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन अचानक से उसने आराध्या से शादी कर ली। क्यों, सार्थक ने पूछा। यह सुनकर सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, यार तुम मुझे यह मत कहना कि तुम नहीं जानते। क्या नहीं जानता, तुम्हें क्या पता, सार्थक ने पूछा। कॉलेज की वह लड़की और कोई नहीं आराध्या है। जब हम कॉलेज में थे तो रुद्र और किसी के लिए नहीं, आराध्या के लिए पागल था, सिद्धार्थ ने कहा। सार्थक ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी की और पूछा, कैसे, मेरा मतलब, रुको, तो तुम्हारा मतलब है कि रुद्र ने कभी भी आराध्या के अलावा किसी और से प्यार नहीं किया, सिद्धार्थ ने ना में सिर हिलाया। लेकिन क्या उन्होंने अरेंज मैरिज नहीं की? जहां तक मुझे पता है उन्होंने शादी से पहले कभी डेट नहीं किया है ना ही, सार्थक ने पूछा। सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, यह एक लॉन्ग स्टोरी है, जब मेरे पास कभी टाइम ज्यादा होगा तो मैं तुम्हें उनकी स्टोरी सुनाऊंगा। फिर सार्थक के कंधे पर हाथ फेरते हुए उसने कहा, अब चलते हैं, हमारी गर्लफ्रेंड हमारा इंतजार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई लगभग डिनर के टाइम पर निशा अपने घर आई। उस टाइम पर नितिन और जूही अपना खाना खा रहे थे। निशा, आओ और हमारे साथ खाना खाओ, जूही ने कहा। मुझे भूख नहीं है, निशा ने कहा। लेकिन जूही ने कुछ कहना चाहा। ठीक है, जो उसने कहा कि उसे भूख नहीं है, नितिन ने कहा। जूही ने आह भरी और कहा, तुम्हारी फ्रेंड कीर्ति सुबह यहाँ पर आई थी,
वह तुम्हें ढूंढ रही थी। यह सुनकर निशा अपनी जगह पर जम गई। फिर जूही की ओर मुड़ते हुए उसने पूछा, उसने क्या कहा? अरे कुछ नहीं, उसने काफी देर तक तुम्हारा इंतजार किया, तुम नहीं आई तो वह चली गई, जूही ने कहा। निशा ने घबराकर पूछा, क्या आपने उसे कुछ बताया? नितिन ने मुंह फेर लिया और कहा, जूही क्या तुम बेकार लोगों से बात करना बंद करोगी और खाना ठंडा होने से पहले खाओगी? यह सुनकर निशा ने अपने भाई पर नजरें घुमाते हुए कहा, जब मैं वहां नहीं तो मेरे फ्रेंड को घर के अंदर मत बुलाना। इतना कहकर वह अपने रूम के अंदर चली गई। उसके रूम के अंदर निशा ने अपना फोन निकाला और कीर्ति का नंबर डायल किया, लेकिन जब कीर्ति ने उसके कॉल का आंसर नहीं दिया तो उसके चेहरे पर घबराहट आ गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने फिर कीर्ति का नंबर डायल किया तो इस बार कुणाल ने कॉल रिसीव किया। हेलो, कुणाल ने अपने कोल्ड वॉइस में कहा। क्या मैं कीर्ति से बात कर सकती हूँ? निशा ने कहा। कीर्ति सो रही है, इसलिए बेहतर है कि आप उसे परेशान ना करें, कुणाल ने कहा। निशा ने दांत पीस लिए और कहा, ठीक है, उसके उठने के बाद मुझे कॉल करने को कहना। ओके, कुणाल ने कहा और फिर कॉल कट कर दिया। बेड पर फोन पटकते हुए निशा बुदबुदाती हुई बोली, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। कॉल कट करने के बाद कुणाल ने निशा का नंबर ब्लॉक कर दिया और उसे वापस अपनी जगह पर रख दिया। उसके बाहों में सो रही कीर्ति की तरफ देखकर कुणाल ने एक गहरी सांस ली। उसके हाथों को सहलाते हुए कुणाल बड़बड़ाया, मैं उस लड़की को अब तुम्हें बेवकूफ बनाने नहीं दूंगा। अपने सामने की जेब में से अपना फोन निकालते हुए उसने अपने असिस्टेंट जय को कॉल किया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम निशा के बारे में इन्वेस्टिगेशन करो। वह कीर्ति की फ्रेंड है, मुझे कल सुबह तक उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो। ठीक है सर, कुछ और? जय ने पूछा। और कुछ नहीं। इतना कहकर कुणाल ने कॉल कट कर दिया। वह निशा के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। कुणाल ये कंफर्म करना चाहता था, क्या निशा उतना ही डेंजरस है जितना वह सोचता है, या फिर उससे भी ज्यादा। आइलैंड का टूर करने के बाद सार्थक अंबिका के साथ एक लॉन्ग ड्राइव पर चला गया, जबकि सिद्धार्थ और वैशाली एक दूसरे के साथ पानी से खेल रहे थे और दूसरी तरफ रुद्र और आराध्या वहां से थोड़ी दूर पर एक दूसरे को हक करके बैठे थे। हम परसों वापस जाएंगे, रुद्र ने कहा। आराध्या ने सिर हिलाया। अपने हाथों को आपस में जोड़ते हुए रुद्र ने कहा, हम वापस जाने के बाद तुम्हारे रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल विजिट करेंगे। आराध्या ने सिर उठाया और पूछा, क्या हम कुछ दिनों बाद जा सकते हैं? जिस पर रुद्र तुरंत एग्री हो गया। यह सुनकर आराध्या मुस्कुराई और रुद्र के होंठों पर हल्के से किस किया और पूछा, क्या आप पूछना चाहते हो क्यों? रुद्र ने सिर हिलाया और कहा, नहीं। अपनी बाहों को उसकी कमर के चारों ओर लपेटते हुए आराध्या ने कहा, आपको पता है मैं बहुत लकी हूँ कि आपके जैसा हस्बैंड मुझे मिला। उसके सर पर किस करते हुए रुद्र ने कहा, मैं भी बहुत लकी हूँ कि तुम मुझे मिली। मुंबई। अगले दिन जय ने सुबह सुबह कुणाल को कॉल किया और कहा, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जय, कुणाल ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, क्योंकि वह कीर्ति को उठाना नहीं चाहता था जो उसके बगल में सो रही थी। असल में सर निशा के बारे में बात कर रहा हूँ, जय ने कहा। क्या हुआ? कुणाल ने पूछा। सर कोई उसकी इंफॉर्मेशन छिपाने की कोशिश कर रहा है, जय ने कहा। यह सुनकर कुणाल का चेहरा डार्क हो गया और उसने पूछा, कौन कर रहा है? आदमी के बारे में अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ सर, जय ने कहा। हमारे सभी सोर्स का यूज करो, चाहे तुम यह लीगल करो या इनलीगल, मुझे बस उसकी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या तुम समझ गए? कुणाल ने कहा। जय ने सिर हिलाया और कहा, हाँ सर। फोन कट करने के बाद कुणाल ने कीर्ति की तरफ देखा और उसे हक कर लिया। फिर उसके सर पर फिर किस करते हुए बड़बड़ाया, टेंशन मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। फिर उसने अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे स्पेशल फोर्स को एक्टिव कर दो, मुझे उनकी जरूरत होगी और कल के अंदर मेरी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ट्रस्टेड बॉडीगार्ड भेज दो। कुणाल ने कहा, ठीक है यार, मैं कर दूंगा। दूसरी ओर से किसी लड़के ने कहा, हमें कब जाना है? कुणाल ने पूछा। नेक्स्ट वीक, लड़के ने जवाब दिया। कुणाल ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अब अपने लेजी बॉस को बेड से उठाओ और स्पेशल फोर्स को एक्टिव कर दो। हाँ हाँ, और यह कौन कह रहा है जो अभी भी बेड पर लेटा हुआ है और अपनी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड को हक किए हुआ है? दूसरी ओर से लड़के ने कहा, शट अप अंगद, कुणाल ने कहा। यह सुनकर अंगद ने हंसते हुए पूछा, तुम यहाँ कब वापस आ रहे हो? कुणाल ने आह भरी और कहा, मैं वापस नहीं आ रहा हूँ, मैं तुमसे इस बारे में बात करना चाहता था। हम अपना बेस मुंबई में क्यों नहीं शिफ्ट कर लेते? अंगद ने अपनी बाहों उठाई और पूछा।
क्या तुम्हें उससे इतना प्यार है कि तुम उसके बिना कभी नहीं रह सकते, या सिर्फ उसके बारे में नहीं है? अब मुझे अपना बिजनेस भी हैंडल करना है, इसीलिए कुणाल ने कहा ठीक है, मैं सारे अरेंजमेंट कर दूंगा। अंगद ने कहा अच्छा अब उठो और कुछ काम करो, कुणाल ने कहा और फिर कॉल कट कर दिया। 3 दिन बाद रुद्र जल्दी उठ गया था क्योंकि उन्हें आज वापस मुंबई के लिए निकलना था। आराध्या के गर्दन पर अपना चेहरा रखते हुए रुद्र ने कहा उठ जाओ बेबी, हमें जाना होगा। आराध्या ने मुंह फेर लिया और कहा 2 मिनट। तो बेड से उठकर रुद्र ने थोड़ी देर के लिए अपना सिर खुजलाया और कहा हमारी फ्लाइट जल्दी ही है आराध्या, इसलिए हम लेट नहीं हो सकते, तुम बाद में सो सकती हो। धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए आराध्या ने अपने हाथ रुद्र की ओर बढ़ाए और कहा मुझे वॉशरूम में ले चलिए। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसने भी उसे गोद में उठाकर कहा तुम कहती हो कि मैं बच्चों जैसी हरकत करता हूँ, लेकिन तुम्हें देखो। आराध्या ने मुंह फेर लिया और कहा ठीक है, अगर आपको नहीं करना तो कोई बात नहीं। फिर रुद्र से दूर होकर आराध्या बेड से नीचे उतर गई और दरवाजा बंद कर लिया। वहीं रुद्र बेड पर बैठकर हैरानी से आराध्या की तरफ देख रहा था और यह सोच रहा था कि उसने असल में किया क्या था। दूसरी ओर मुंबई। पिछले 3 दिनों से कीर्ति ने निशा को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। खुद को ऐसे इग्नोर होता देख निशा ने कपूर मेंशन जाने का फैसला किया। कपूर मेंशन के सामने खड़े होकर निशा ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। मैं मेंशन के बाहर खड़ी हूँ, निशा ने कहा। हाँ टेंशन मत करो, मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। दूसरी तरफ से किसी ने कहा हाँ मुझे पता है, लेकिन अपना प्रॉमिस मत भूलना, मैं उसे वहां पर पहुंचा दूंगी, निशा ने कहा और फिर कॉल रख दिया। फोन कट करने के बाद निशा कपूर मेंशन के अंदर जाने लगी, लेकिन वह अंदर जा पाती उससे पहले ही गार्ड ने उसे रोका और पूछा आप कौन है? मैं कीर्ति की फ्रेंड हूँ और मैं उससे मिलना चाहती हूँ, निशा ने कहा। रुकिए, मुझे पहले बॉस से पूछने दीजिए, गार्ड ने कहा। किसी से फोन पर बात करते हुए गार्ड ने कहा माफ करना, लेकिन मैडम आपसे मिलना नहीं चाहती, प्लीज निकल जाइए। क्या आपने उसे कहा कि निशा उसके लिए वेट कर रही है? निशा ने कहा हाँ, लेकिन मैडम ने कहा कि वह आपसे मिलना नहीं चाहती, तो प्लीज आप यहाँ से जाइए, गार्ड ने कहा। अपने हाथ की मुट्ठी बंद करके निशा वहां से गुस्से में चली गई। दूसरी तरफ रुद्र और बाकी सब जब मुंबई पहुंचे तब तक लगभग शाम हो चुकी थी। सुबह जो हुआ उसके बाद आराध्या ने रुद्र से ठीक से बात नहीं की। वह बस कुछ टाइम बाद उसे घूरती रही। रुद्र और बाकी सबको बाय बोलकर सिद्धार्थ वैशाली को लेकर वहां से चला गया। मैं आज रात अन्ना को अपने साथ ले जा रहा हूँ, सार्थक ने कहा। रुद्र ने सहमत में सिर हिलाया। जाने से पहले अंबिका ने आराध्या से कहा कल सुबह हॉस्पिटल आ जाना। आराध्या ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। क्या तुम्हें लगता है कि यह पॉजिटिव हो सकता है? मैं 90% कन्फर्म हूँ। वैसे भी कल टेस्ट करने के बाद हमें सब पता चल ही जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें सजेशन दूंगी कि आज तुम रुद्र के साथ फिजिकल मत होना, अंबिका ने कहा। तो अंबिका का हाथ पकड़ते हुए आराध्या ने कहा ठीक है, लेकिन रुद्र को इस बारे में कुछ मत बताना, मैं इसे सीक्रेट रखना चाहती हूँ। तो फिर तुम्हारे बॉडीगार्ड के बारे में क्या? अगर तुम कल हॉस्पिटल आओगी तो वह रुद्र को बता देंगे, अंबिका ने कहा। मैं इसे मैनेज कर लूंगी, आराध्या ने कहा। अंबिका ने सिर हिलाया और कहा ठीक है, लेकिन तुम टेंशन मत लो आराध्या, सब ठीक हो जाएगा। आराध्या से कुछ देर बात करने के बाद अंबिका सार्थक के साथ चली गई। उनके जाने के बाद आराध्या को पीछे से गले लगाते हुए रुद्र ने पूछा क्या तुम अभी भी गुस्से में हो? आराध्या ने आह भरी और सिर हिलाया। चलो घर चले, रुद्र ने कहा। सिंघानिया पैलेस। घर पहुंचने के बाद आराध्या शावर लेने के लिए वॉशरूम के अंदर चली गई। कुछ देर बाद जब आराध्या अपने बालों को टॉवेल से पोंछते हुए बाहर आई तो उसकी नजर रुद्र पर रुक गई, क्योंकि उसने शर्ट नहीं पहना था और सोफे पर बैठकर कुछ डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था। आराध्या कंट्रोल योर सेल्फ, तुम अभी नहीं कर सकती, वह खुद बड़बड़ाई। आराध्या को देखकर रुद्र ने डॉक्यूमेंट रख दिए और उसकी ओर जाने लगा। उसे पीछे से गले लगाते हुए रुद्र ने उसके गले से लेकर कॉलर बोन तक किस करना शुरू कर दिया। रुद्र, आराध्या ने कुछ मत कहो, इतना कहकर रुद्र उसका बाथरोब खोलने लगा, लेकिन आराध्या ने उसे रोक दिया और कहा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हम फिर कभी यह कर सकते हैं? यह सुनकर रुद्र ने कुछ पल उसे देखा, फिर सिर हिलाया। वह आराध्या को चाहता था, लेकिन उसने परमिशन के बिना नहीं। आराध्या ने फिर से एक बार रुद्र की तरफ देखकर आह भरी और फिर बाथरूम के अंदर रुद्र चला गया, लेकिन वह जा पाता उससे पहले ही आराध्या ने उसका हाथ पकड़ा और अपना सिर नीचे किया और कहा मुझे पता है कि आप, लेकिन आई एम रियली सॉरी। रुद्र मुस्कुराया और उसके गाल पर किस करते हुए कहा बेवकूफ, तुम सॉरी क्यों कह रही हो? मैं नाराज नहीं हूँ। अगर तुम नहीं चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी बॉडी से नहीं।
तो फिर आप कहाँ जा रहे हो, आराध्या ने पूछा। रुद्र ने अपना माथा खुजलाया और कहा, कोल्ड शावर। आराध्या ने मुंह फेर लिया और कहा, बहुत देर हो चुकी है और आपने अभी तक शावर नहीं लिया। रुद्र, आप ऐसे बीमार पड़ जाओगे। रुद्र ने आराध्या का हाथ पकड़ा और फिर अपने लोअर पार्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम मुझे छोड़कर इसे डांट क्यों नहीं देती हो सकता है कि वह आपकी बात सुने। जल्दी से अपना हाथ वापस लेकर आराध्या ने सिर हिलाया और उसे बाथरूम के अंदर जाने का इशारा किया। कुछ देर बाद रुद्र बाथरूम से बाहर आया और आराध्या को गले लगाकर सो गया। अगली सुबह जब रुद्र अपनी मीटिंग के लिए रेडी हो रहा था, तब उसने आराध्या की तरफ देखा और कहा, घर में कोई नहीं है तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं आती? मैं आज हॉस्पिटल जा रही हूँ अन्ना से मिलने, उसके बाद हम दोनों शॉपिंग करने का भी प्लान बनाया है, आराध्या ने कहा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, लड़कियां और तुम्हारी शॉपिंग कभी खत्म नहीं होने वाली। क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? आराध्या ने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बस तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि तुम उस कार्ड का यूज करना जो मैंने तुम्हें दिया था, रुद्र ने कहा। उसकी टाई ठीक करते हुए आराध्या ने कहा, रुद्र, क्या मैं हॉस्पिटल में अपने साथ सिर्फ एक बॉडीगार्ड ले जा सकती हूँ? क्यों? रुद्र ने पूछा। हर जगह मेरे पीछे इतने सारे लोगों के साथ मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, आराध्या ने कहा। तुम अच्छी तरह से जानती हो आराध्या, यह तुम्हारी सेफ्टी के लिए है, रुद्र ने कहा। लेकिन फिर भी, आराध्या ने कहा। रुद्र ने आह भरी और कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें 2 बॉडीगार्ड को अपने साथ ले जाना पड़ेगा। आराध्या मुस्कुराई और उसके गाल पर किस करते हुए कहा, ठीक है। दूसरी तरफ शर्मा हाउस। विस्की की बोतल खत्म करने के बाद मोहित फिर से एक बोतल उठाने वाला था, लेकिन उसका फोन रिंग करने लगा। वह वापस आ गई है और हॉस्पिटल की ओर जा रही है। फोन रिसीव करने के बाद दूसरी तरफ से एक आदमी ने कहा। मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच मिस्टर विशाल, आज की इन्फॉर्मेशन देने के लिए। विशाल ने मुंह फेर लिया और कहा, मैं सिर्फ तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तुम मुझसे कोई हेल्प की उम्मीद मत रखना। मोहित ने हंसते हुए कहा, डोंट वरी मिस्टर विशाल, मैं यह हैंडल कर लूंगा। मैं तुम्हें एक बार वार्निंग देना चाहता हूँ, ऐसा मत करो, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, विशाल ने कहा। मैं जानता हूँ क्या करना है, मोहित ने कहा और फिर कॉल कट कर दिया। दूसरी तरफ रुद्र खुद आराध्या को हॉस्पिटल छोड़ना चाहता था, लेकिन उसका ऑफिस और हॉस्पिटल दोनों अपोजिट साइड में थे, तो इसीलिए आराध्या ने उसे मना कर दिया और हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल के बाहर कार रुकने के बाद आराध्या ने कहा, आप में से सिर्फ 2 ही मेरे साथ अंदर जा सकते हैं। हाँ मैडम, हम जानते हैं, एक बॉडीगार्ड ने कार से नीचे उतरते और अपनी मैडम के लिए कार का दरवाजा खोलने से पहले कहा। आराध्या ने खुद को शांत किया और कुछ गहरी सांस लेकर कार से नीचे उतर गई। हॉस्पिटल अंबिका के केबिन के बाहर आराध्या ने कहा, तुम दोनों बाहर रुको, इसमें टाइम लग सकता है। बॉडीगार्ड ने सिर हिलाया और कहा, डोंट वरी मैडम, हम बाहर आपका वेट करेंगे। आराध्या ने सिर हिलाया और केबिन के अंदर चली गई। जैसे ही अंबिका ने आराध्या को देखा, वह जल्दी से उठी और पूछा, क्या तुम नर्वस हो? आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, अन्ना, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अगर यह निगेटिव हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, लेकिन अगर यह पॉजिटिव होगा तो मुझे टेंशन होगी। मुझे टेंशन इस बात की है और यह पॉजिटिव हुआ तो मैं रुद्र को कैसे बताऊंगी? मुझे पता है कि वह घबरा जाएगा। उसने मुझसे कहा कि मैं जल्द ही किसी बेबी के बारे में ना सोचूं। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। उसे इतना नर्वस देखकर अंबिका ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, रिलैक्स आराध्या, तुम खुद को शांत करो। फिर थोड़ी देर बाद आराध्या शांत हुई तो उसे एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट देते हुए अंबिका ने कहा, चलो पहले इससे स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट किट? आराध्या ने पूछा। अंबिका ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं तुम्हारा ब्लड लेकर उसे ब्लड टेस्ट के लिए भेजूंगी और तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करूंगी, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है और मैं अभी वेट नहीं कर सकती, तो चलो इसे ट्राई करके देखते हैं। प्रेगनेंसी किट का हाथ में लेते हुए आराध्या ने पूछा, बाथरूम कहाँ? अंबिका ने अपना व्हाइट कोट हटाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। और फिर आराध्या के चारों ओर अपनी बाहें टिकाकर अंबिका उसे वॉशरूम की ओर ले गई। क्या तुम्हारे बॉडीगार्ड हमारे पीछे बाथरूम में भी जा रहे हैं? अंबिका ने पूछा। आराध्या ने सिर हिला और कहा, हाँ, वह दोनों बाहर खड़े रहेंगे। जहां तक एक तरफ अंबिका और आराध्या अपने बॉडीगार्ड के साथ वॉशरूम की ओर जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कैजुअल आउटफिट पहने एक आदमी, जिसने सर पर एक ब्लैक टोपी और आंखों पर ग्लास पहने हुए था, जिससे उसका चेहरा ना दिखे, और वह चुपचाप आराध्या को फॉलो कर रहा था। लेकिन जब उसने अंबिका को आराध्या के साथ बाथरूम के अंदर जाते हुए देखा तो उसने खुद से कहा,
व्हाट द हेल। तभी एक बॉडीगार्ड ने उसे देखा और कहा, सर मेंस वॉशरूम लेफ्ट साइड में है। आदमी ने सिर हिलाया और चला गया। वॉशरूम के अंदर आराध्या, तुम्हें पता है ना कि इसे कैसे यूज करते हैं? अंबिका ने पूछा। आराध्या ने सिर हिलाया, लेकिन वह बहुत नर्वस महसूस कर रही थी। उसकी हथेलियों से पसीना आ रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे और उसे चक्कर भी आ रहा था। घबराओ मत, शांत हो जाओ, जस्ट रिलैक्स, अंबिका ने कहा। आराध्या ने सिर हिलाया और कुछ गहरी सांसें लेने के बाद वह अंदर चली गई। कुछ मिनटों के बाद आराध्या उसके हाथ में किट लेकर बाहर आई। उसे देखकर अंबिका ने उसके हाथ से खींचकर उसे लाइव पर रख दिया। कुछ सेकंड के बाद जब किट ने 2 रेड लाइट दिखाई तो अंबिका एक्साइटमेंट से उछल पड़ी और चिल्लाई, आराध्या यह पॉजिटिव है, तुम मां बनने वाली हो। आराध्या यह सुनकर शॉक हो गई। अपने पेट पर हाथ रखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। आराध्या के आंसू पोंछते हुए अंबिका ने कहा, आराध्या तुम रो क्यों रही हो? यह एक गुड न्यूज है, इसीलिए तुम्हें खुश होना चाहिए। अंबिका को कसकर गले लगाते हुए आराध्या ने कहा, मैं मां बनने वाली हूँ। अंबिका ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, और मैं आंटी बनने वाली हूँ। आराध्या मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। यह सब कुछ अनप्लान्ड था। अब उसके अंदर एक नन्ही सी जान थी जो उसके और रुद्र के प्यार की निशानी थी। क्या तुम रुद्र को कॉल करना चाहती हो? अंबिका ने पूछा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, अभी नहीं, उनके ऑफिस से आने के बाद उन्हें बताऊंगी। ठीक है, चलो चलकर तुम्हारा अल्ट्रासाउंड टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि तुम्हारी प्रेगनेंसी को कितने दिन हुए हैं, अंबिका ने कहा। कपूर इंटरप्राइजेज। सर, हमें निशा के बारे में कुछ पता चला है जो बहुत ही सरप्राइजिंग है, जय ने कहा। अपने हाथों में पकड़े डॉक्यूमेंट को नीचे रखते हुए कुणाल ने पूछा, ऐसा क्या पता चला है उसके बारे में? ऐसा लगता है कि मिस निशा का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है। एक अननोन पर्सन बहुत कोशिश कर रहा है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन छुपाने की, लेकिन हमने किसी तरह यह इन्फॉर्मेशन निकाली है, टेबल पर फाइल रखते हुए जय ने कहा। कुणाल ने हंसते हुए कहा, अगर तुम नहीं कर सकते तो यह तुम्हारे लिए शर्म की बात होगी। जय मुस्कुराया और कहा, मिस निशा ने कुछ महीने पहले अपनी भाभी के पेट में चाकू मारकर अपनी भाभी और उनके अबॉर्शन बेबी को मारने की कोशिश की थी, लेकिन नकली। उसके कुछ करने से पहले उसका भाई नितिन वहां पर आ गया और अपनी वाइफ को बचा लिया। हालांकि उसकी भाभी को बहुत नॉर्मल चोटें आई थी, लेकिन फिर भी उसके भाई ने उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में FIR लॉन्च किया और इसकी वजह से निशा को कुछ दिन जेल में रहना पड़ा। लेकिन बाद में उसकी भाभी ने केस वापस ले लिया। या कुणाल का चेहरा डार्क हो गया। अगर उसे यह पहले पता होता तो वह निशा को कभी भी कीर्ति के पास नहीं रहने देता। निशा को फॉलो करने के लिए कुछ आदमी उसके पीछे लगा दो और हम अपना बेस यहाँ पर शिफ्ट करने का प्लान बना रहे हैं। और यह सब कुछ अंगद देख रहा है, कुणाल ने कहा। जय ने अपनी बाहें उठाई और पूछा, लेकिन सर, क्या आपको नहीं लगता कि यह मुश्किल होने वाला है? मेरा मतलब है कि हमारा पूरा बेस यहाँ पर शिफ्ट करना। मुझे पता है कि यह मुश्किल कार्य है, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं बार बार वहाँ पर नहीं जा सकता, इससे बहुत प्रॉब्लम होगी, कुणाल ने कहा। मैं समझ गया सर, लेकिन आपके पापा और बहन के बारे में क्या? अगर उन्हें पता चल गया तो क्या होगा? जय ने टेंशन भरी आवाज में पूछा। कुणाल ने आह भरते हुए कहा, मुझे भी इसकी टेंशन है। वैसे भी अगर उन्हें पता चल गया तो हम कुछ नहीं कर सकते। देखते हैं क्या होता है। यह सुनकर जय ने सिर हिलाया और चला गया। हॉस्पिटल। जब आराध्या और अंबिका वापस गार्ड के साथ अंबिका के केबिन की ओर जा रहे थे, वह आदमी जो वॉशरूम के पास एक बेंच पर बैठा था, उसने उन्हें वह देख रहा था। लेकिन अचानक उसने अंबिका को यह कहते सुना, मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा कि तुम प्रेग्नेंट हो। यह सुनकर उसने अपना हाथ मुट्ठी में बंद करके वहां से जाने का इंतजार करने लगा। वह सब जैसे ही केबिन के अंदर गए, वह आदमी वॉशरूम की ओर दौड़ पड़ा। फर्श से प्रेगनेंसी किट का पैकेट उठाकर उसके एक्सप्रेशन डार्क हो गए। डस्टबिन से प्रेगनेंसी किट उठाते हुए जब उसने देखा कि अब वहां पर 2 रेड लाइंस हैं, तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। किट को विंडो से बाहर फेंकते हुए उस आदमी ने जोर से दीवार पर लात मारी और चिल्लाया, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। वॉशरूम के अंदर आगे पीछे घूमते हो उस अनवांटेड बेबी से छुटकारा पाने के लिए प्लान बनाने लगा। दूसरी तरफ आराध्या के पेट पर जेल लगाने के बाद अंबिका ने पूछा, क्या तुम रेडी हो? आराध्या ने सिर हिलाया। मशीन को आराध्या के पेट पर रखकर अंबिका ने जब मशीन को स्टार्ट किया तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए अंबिका ने पूछा,
क्या तुम्हें स्क्रीन पर ब्लूबेरी जैसी कोई चीज दिख रही है? आराध्या ने सिर हिलाया। अच्छा, वह तुम्हारा बेबी है, अंबिका ने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। या तो बहुत छोटा है? आराध्या ने पूछा। यह लगभग 6 या 7 वीक का हो सकता है, अंबिका ने कहा। आराध्या ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी की और पूछा, क्या मैं 1.5 महीने की प्रेग्नेंट हूँ? अंबिका ने सिर हिलाया। मैं हैरान नहीं हूँ क्योंकि तुम्हारे सिम्टम्स क्लियर थे। मुझे लगा ही था कि तुम 6 या 7 वीक की प्रेग्नेंट होगी। ही इज नॉट एनी। वाह, कैसे मैनेज करेगा? आराध्या ने पूछा। तुम कैसे जानती हो कि वह लड़का या लड़की? अंबिका ने पूछा। आराध्या मुस्कुराई और कहा, मुझे रुद्र के जैसा एक लड़का चाहिए, दोनों के चाहे जितने भी बच्चे हों, लेकिन वह सब बहुत क्यूट होने वाले हैं, अंबिका ने कहा। आराध्या ने हंसते हुए कहा, मैं और कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसकी आंखें बिल्कुल उसके पापा की जैसी हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हमें उसके नाम के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए और हमें उनके लिए शॉपिंग भी शुरू करनी चाहिए, अंबिका ने एक्साइटमेंट से कहा। पहले मैं रुद्र को इस बारे में बता दूं, उसके बाद, आराध्या ने कहा। रुद्र यह न्यूज़ सुनकर बहुत ज्यादा खुश होने वाला है। आखिरकार वह पापा बनने वाला है, अंबिका ने कहा। फिर आराध्या को उठने में हेल्प करते हुए अंबिका ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ विटामिन टैबलेट लिख देती हूँ। उन्हें जब ब्लड एचसीजी रिपोर्ट और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बाहर आ जाएगी तो मैं तुम्हें कॉल करके इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है? आराध्या ने सिर हिलाया। डॉक्टर के नोट पैड में कुछ बातें लिखते हुए अंबिका ने कहा, मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड को यह देख कर आती हूँ और उन्हें यह सब लाने को कहती हूँ। कुछ मिनटों के बाद अंबिका अपनी सीट पर लौट आई और बोली, सिकनेस और दिन में 2-3 बार वोमिटिंग होना नॉर्मल है और मूड भी स्विंग होता है, इसीलिए अगर यह सब कुछ हुआ तो टेंशन मत करना और सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो मुझे बताना होगा और तुमने जंक फूड अब अवॉइड करना है और हेल्दी खाना खाना है, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल और सूप भी पीना होगा। तुम्हारे और तुम्हारे बेबी के लिए हेल्प करेगा। क्या मैं आइसक्रीम खा सकती हूँ? आराध्या ने पूछा। अंबिका ने हंसते हुए कहा, हाँ, तुम खा सकती हो। उसके बाद अंबिका ने आराध्या को कुछ और इंस्ट्रक्शन दिए। सब कुछ सुनने के बाद आराध्या अपनी सीट से उठी और बोली, थैंक यू अन्ना, थैंक यू सो मच इडियट। मुझे आंटी बनाने के लिए थैंक यू कह रही हो? अंबिका ने कहा। मुझे अब जाना होगा, मैं रुद्र को यह बताने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, आराध्या ने कहा। ठीक है, उसके बाद मुझे कॉल करके सब कुछ बताना, अंबिका ने कहा। आराध्या मुस्कुराई और अपना सिर हिलाकर केबिन से बाहर चली गई। केबिन के बाहर आकर जब उसने वहां पर सिर्फ एक बॉडीगार्ड को देखा तो पूछा, क्या वह अभी भी फार्मेसी में है? हाँ मैडम, उसने कॉल किया कि वहाँ काफी भीड़ है, हम कार के अंदर उसका इंतजार कर सकते हैं, बॉडीगार्ड ने कहा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और आगे बढ़ने लगी, लेकिन अचानक उसने अपने पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द महसूस किया और उसके बाद हल्का चक्कर आया तो वह रुक गई। उसकी बेचैनी देखकर बॉडीगार्ड ने पूछा, मैडम क्या आप ठीक हैं? कुछ कदम चलने के बाद जब आराध्या को उल्टियां होने लगी तो अपना मुंह अपने हाथ से ढक लिया और बाथरूम की तरफ चली गई। मैडम, आराध्या के पीछे जाते हुए उसका बॉडीगार्ड चिल्लाया। वॉशरूम के बाहर गार्ड ने बाहर खड़े होकर पूछा, मैडम क्या आप ठीक हैं? इससे पहले कि आराध्या उसकी बातों का जवाब दे पाती, किसी ने अचानक उसकी गर्दन पकड़ ली। आराध्या के पेट के नीचे एक नुकीली चीज को रखते हुए आदमी ने कहा, उसे यहाँ से भेज दो वरना तुम्हारा बेबी नहीं रहेगा। आराध्या ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर ली, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाती, उस आदमी ने उसके पेट के निचले हिस्से पर वह नुकीली चीज दबाई और बहुत ही धमकी भरी आवाज में कहा, बोलो प्लीज, कुछ मत करना, तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ मत करना, आराध्या ने कहा। उसे यहाँ से भेज दो, आदमी ने कहा। मैडम क्या मुझे अंदर आना चाहिए? गार्ड बाहर से चिल्लाया। आराध्या डर गई और कहा, नहीं, अंदर मत आओ, तुम जाकर डॉक्टर अंबिका को बुलाकर लाओ। गार्ड ने मुंह फेर लिया और कहा, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, मैडम आप बाहर आ जाइए, फिर मैं आपको लेकर डॉक्टर अंबिका के पास चलता हूँ। नहीं, मैं कहीं जाने की कंडीशन में नहीं हूँ, तुम उन्हें यहाँ पर ले आओ, आराध्या ने कहा। गार्डों ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है मैडम, मैं डॉक्टर अंबिका को बुलाने जा रहा हूँ।
लेकिन आपको यहाँ हमारे लिए रुकना चाहिए, ठीक है? ओके, आराध्या ने धीमी आवाज में कहा। फिर उस आदमी की तरफ मुड़ते हुए उसने उसका मास्क निकालकर फर्श पर फेंक दिया। उस आदमी को देखकर आराध्या ने हैरानी में अपनी आंखें चौड़ी कर ली और उसके मुंह से बस इतना ही निकला, मोहित। लेकिन वह कुछ और कह पाती उससे पहले ही मोहित ने एक रुमाल निकालकर आराध्या के मुंह पर रख दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। फिर वह उसे अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम के बाहर चला गया और उस रुमाल को वहीं फर्श पर फेंक दिया। बाहर एक नर्स जो इमरजेंसी एग्जिट के पास उनका इंतजार कर रही थी, जो बाथरूम के बगल में ही था, मोहित को देखकर उसने कहा, यहाँ पर आप उसे यहाँ से बाहर ले जा सकते हैं, कोई भी नोटिस नहीं करेगा। मोहित ने उसे एक नोट का बंडल देते हुए कहा, अपना मुंह खोलने की हिम्मत मत करना। और सीसीटीवी फुटेज का क्या होगा? नर्स ने सिर हिलाया और कहा। आराध्या की तरफ देखकर पूछा, इस पार्टिकुलर सेक्शन में कोई सीसीटीवी नहीं है। लेकिन वह कौन है? वह अब मेरी है, मोहित ने कहा और इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकल गया। मोहित का दिया हुआ नोट का बंडल पॉकेट में डालकर नर्स चली गई। वहीं दूसरी तरफ जब अंबिका और गार्ड लेडीज रूम के बाहर पहुंचे तो गार्ड ने कहा, मैडम अंदर। अंबिका ने सिर हिलाया और वॉशरूम में चली गई। आराध्या, व्हाट हैपन? लेकिन जब अंबिका ने वहां पर किसी को नहीं देखा तो उसने भौं चढ़ा ली। चारों तरफ आराध्या को ढूंढते हुए अंबिका ने कहा, आराध्या। या कंफर्म करने के बाद कि आराध्या वहां पर नहीं है, अंबिका बाहर दौड़ी और बोली, आराध्या अंदर नहीं है। तो गार्ड ने कहा, जब मैं गया तो वह वहीं पर थी। इतना कहकर वह वॉशरूम के अंदर चला गया। अपनी आंखें चारों ओर घुमाते हुए उस गार्ड ने फर्श से एक सफेद रुमाल उठाया। उस रुमाल को स्मेल करते हुए उसने कहा, मैडम को किडनैप कर लिया गया। इतना कहकर गार्ड ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला, जल्दी से रुद्र को कॉल किया। क्या हुआ? रुद्र, जिसने अभी अपनी अपनी मीटिंग खत्म की थी, उसने कहा। गार्ड थोड़ी देर के लिए झिझका और बोला, बॉस, मैडम गायब है। उसके कुछ देर बाद ही ब्लैक सूट पहने कुछ आदमी हॉस्पिटल के अंदर आ गए। दूसरी तरफ सार्थक, जिसने अभी अभी अपनी सर्जरी खत्म की थी, उसने जब आराध्या की किडनैपिंग के बारे में सुना तो नर्वस और डर महसूस कर रहा था। ओ गॉड, क्यों दुनिया में इतने सारे लोग हैं लेकिन आराध्या का ही किडनैप होना था? क्यों? सार्थक चिल्लाया। सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहे थे? कोई 26 साल की एक लड़की को ऐसे ही कैसे ले जा सकता है? या हॉस्पिटल है या खेल का मैदान? सार्थक हॉस्पिटल चीफ सिक्योरिटी पर गुस्से में चिल्लाने लगा। डॉक्टर सार्थक, प्लीज शांत हो जाइए, हम सीसीटीवी फुटेज की इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हॉस्पिटल चीफ ने कहा। सार्थक गुस्से में सबको घूरने लगा और कहा, शांत हो जाओ। आप चाहते हैं कि मैं शांत से बैठ जाऊं? ठीक है, मैं शांत हो जाऊंगा, लेकिन उस खतरनाक आदमी को मैं कैसे शांत करूंगा जो गायब है? वह रुद्र सिंघानिया की वाइफ है। यह मैटर कितना सीरियस है? क्या तुम सबको यह समझ में भी आ रहा है? क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ देगा? तुम्हारे बारे में भूल जाओ, मैं मर चुका हूं। जब सार्थक उन सब पर चिल्लाने में बिजी था तभी अंबिका उसके सामने आई। उसका आंसुओं से सना हुआ चेहरा, बिखरे बाल और लाल आंखें देखकर सार्थक को अपने दिल में एक तेज दर्द महसूस हुआ। क्या हुआ? सार्थक ने पूछा। उसके गले लगकर अंबिका फूट फूट कर रोने लगी और कहा, यह मेरी गलती, मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, यह सब मेरी गलती है सार्थक, सब मेरी गलती है। उसकी पीठ थपथपाते हुए सार्थक ने कहा, ठीक है, शांत हो जाओ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन जो भी हुआ उन सब के लिए रुद्र अभी भी तुम्हें ब्लेम नहीं करेगा। रिलैक्स अंबिका, सार्थक ने कहा। जब सार्थक अंबिका को शांत करने में बिजी था तभी सिद्धार्थ, रॉकी और कबीर के साथ हॉस्पिटल में आ गया। सार्थक, सिद्धार्थ दूर से चिल्लाया। अंबिका के चारों ओर अपनी बाहें लपेटकर सार्थक सिद्धार्थ के पास पहुंचा और पूछा, वह कैसा है? सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस ली और कहा, ब्रो, तुम्हें नहीं पता कि वह कितना गुस्से में है। जिसने भी ऐसा किया है वह मर चुका है, मैंने उसे इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। सार्थक ने आह भरी और कहा, क्या तुम वैशाली को यहाँ पर बुला सकते हो? मैं अन्ना को अकेले नहीं छोड़ना चाहता। वैशाली रास्ते में है, सिद्धार्थ ने कहा। लेकिन कबीर यहाँ पर क्या कर रहा है? सार्थक ने पूछा। सिद्धार्थ ने आह भरी और कहा, अभी हमारे सभी आदमी हॉस्पिटल के अंदर हैं, वह मुझे पक्का मारने वाला है। सार्थक बड़बड़ाया। बस उसके साथ बहस करना और कुछ ऐसा मत करना जिससे उसका गुस्सा और बढ़ जाए, सिद्धार्थ ने कहा। सार्थक ने सिर हिलाया। वह रुद्र के गुस्से का सामना करने के लिए तैयार था क्योंकि यह उसकी गलती थी। आराध्या को उसके हॉस्पिटल से किडनैप कर लिया गया था। सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? सार्थक फिर से चिल्लाया। डर से कांप रहे हॉस्पिटल चीफ ने कहा, बुला रहे हैं। दूसरी तरफ से जिस नर्स ने मोहित की हेल्प की थी वह डर के मारे पसीना बहा रही थी। उसने अपने कलीन को धक्का देते हुए पूछा, क्या थर्ड फ्लोर के इमरजेंसी एग्जिट के पास कोई सीसीटीवी है? इस बिल्डिंग के हर कोने में
सीसीटीवी है उसके कलिंग ने कहा। यह सुनकर वह नर्स डर के मारे कांपने लगी। वह कुछ सोचकर पीछे की ओर जाने लगी और यहाँ से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी कुछ आदमियों ने उसे रोका। रुद्र सर के आने से पहले किसी को भी हॉस्पिटल से जाने की परमिशन नहीं है, आदमी ने कोल्ड वॉइस में कहा। कुछ देर बाद वैशाली भी हॉस्पिटल में आ गई और सिद्धार्थ का हाथ पकड़ते हुए पूछा, आराध्या कैसी है? सिद्धार्थ ने आह भरी और कहा, हम अभी भी नहीं जानते। यह सुनकर वैशाली खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और फूट फूट कर रोने लगी। सिद्धार्थ ने उसका कंधा पकड़ते हुए कहा, वह ठीक होगी, मुझे आज उसके साथ यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन मैं इससे पहले कि वैशाली अपनी बात पूरी कर पाती, सार्थक ने कहा, क्या तुम दोनों खुद को ब्लेम करना बंद करोगी? या तुम्हारी गलती नहीं है, इसके लिए किसी को ब्लेम करना ठीक नहीं है। आराध्या गायब है। और यह सुनकर रुद्र पागल हो गया। अगर तुम दोनों ऐसे ही कुछ अपने को ब्लेम करती रहोगी तो हमारी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। सार्थक सही कह रहा है, तुम दोनों को स्ट्रांग रहना पड़ेगा, हम जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ पता लगा लेंगे, सिद्धार्थ ने कहा। सार्थक कुछ और कहने वाला ही था कि उसके बगल में खड़े रॉकी ने उसे रोका और कहा, एक्स कैनवस, क्या हुआ रॉकी? सार्थक ने पूछा। बॉस, रॉकी के डर के मारे कुरकुराया। उसकी निगाहों को फॉलो करते हुए जब उन्होंने उस आदमी को देखा तो वह डर गए। शायद वह रुद्र के इस रूप को फिर कभी नहीं देखना चाहते थे। रुद्र रजत के साथ उसकी ओर आ रहा था। रुद्र ने अपना सूट और टाई उतार दी। उसने अपनी बाहों को मोड़ लिया था और अपनी उंगलियों को कसकर मुट्ठी में बांध लिया था। हालांकि वह बाहर से नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों से उसके मौसम साफ दिखाई दे रहे थे। लाल, उसकी आंखें खून के जैसी लाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बाहर निकलकर विस्फोट करने वाली है। अगर कोई उसकी आंखों को इग्नोर भी कर दे तो भी उसके बॉडी से निकल रही गर्मी और गुस्से इग्नोर नहीं कर सकता था। सार्थक और सिद्धार्थ जो उससे काफी दूर खड़े थे, उनके चेहरे पर भी उसे देखकर पसीना आ गया। डेंजरस, उनकी ओर आ रहा आदमी एक राक्षस की तरह लग रहा था जो उनकी सोल के लिए आ रहा था। रुद्र को देखकर वैशाली ने सिद्धार्थ का हाथ पकड़ा और पूछा, क्या मिस्टर सिंघानिया हमें यहाँ पर मारने के लिए आ रहे हैं? अन्ना और वैशाली, तुम दोनों मेरे केबिन के अंदर चली जाओ, सार्थक ने कहा। सार्थक को पता था कि अब क्या होने वाला है और दोनों मासूम लड़कियां इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना वैशाली और अंबिका अंदर चली गई। सिद्धार्थ और सार्थक के सामने खड़े होकर रुद्र ने पूछा, कैसे? सार्थक कुछ कहना चाहता था लेकिन वह कह नहीं पाया। मैंने पूछा, कैसे? वह तुम्हारे हॉस्पिटल से कैसे गायब हो गई? मुझे अपनी वाइफ क्यों नहीं मिल रही है? क्यों? रुद्र चिल्लाया। रुद्र की वाइफ से यह साफ पता चल रहा था कि वह कितना डिसपॉइंटेड है और गुस्से में। मेरी बात सुनो रुद्र, तुमको खुद को कंट्रोल करना होगा। सार्थक बोलते बोलते रुक गया जब उसने रुद्र की खतरनाक हंसी की आवाज सुनी। कंट्रोल? तुम चाहते हो कि मैं अपने आप को कंट्रोल करूं? मैं किसी को अन्ना का किडनैप करने के लिए कहता हूं और फिर मैं देखता हूं कि तुम अपने आप को कैसे कंट्रोल करते हो, रुद्र ने कहा। सिद्धार्थ ने सार्थक के कमर पर पिंच किया और फुसफुसाया, उसे गुस्सा मत दिलाओ। इससे पहले कि सार्थक आगे कुछ कह पाता, रुद्र चिल्लाया, जब मेरी वाइफ हॉस्पिटल के अंदर आई तो उसके साथ कौन था? यह सुनकर आराध्या के साथ अंदर आए दो बॉडीगार्ड सामने आ गए। डार्क रूम में चले जाओ और जब तक मुझे अपनी वाइफ ना मिल जाए तब तक वहां से निकलने की हिम्मत मत करना। बाहर निकलो, रुद्र चिल्लाया। डार्क रूम एक छोटा सा टेबल था और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी और वेंटिलेशन नहीं था। इसका यूज उन बॉडीगार्ड को पनिशमेंट देने के लिए किया जाता था जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पाते थे। सेल के अंदर कोई भी खिड़की अरेंजमेंट नहीं थी, ना ही खाना और ना ही कुछ और। दोनों बॉडीगार्ड ने सिर नीचे किया और चले गए। उन्हें पता था कि ऐसा होगा। उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं निभाई, इसलिए वह पनिशमेंट के लायक थे। बॉडीगार्ड के चले जाने के बाद हॉस्पिटल चीफ ने कहा, सॉरी मिस्टर सिंघानिया। रुद्र हंसने लगा और कहा, सॉरी? आपको लगता है कि आपका यह सॉरी मेरी वाइफ को वापस ला सकता है? हॉस्पिटल चीफ को पीछे खींचते हुए सार्थक ने कहा, क्या तुम मरना चाहते हो? तुम चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो, वरना हो सकता है कि यह आदमी तुम्हें अभी के अभी गोली से उड़ा दे। सीसीटीवी फुटेज कहां पर है? रुद्र फिर से चिल्लाया। वह सीसीटीवी फुटेज ला रहे हैं, सिद्धार्थ ने कहा। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तुम सबको और कितना टाइम चाहिए? रुद्र ने गुस्से में कहा। फिर हॉस्पिटल चीफ का कॉलर पकड़ते हुए रुद्र ने बहुत ही धमकी भरे लहजे में कहा, अगर मेरी वाइफ के बॉडी में एक भी खरोंच आई तो मैं यह कंफर्म कर लूंगा कि यह हॉस्पिटल यहीं पर सड़ जाए। इस हॉस्पिटल के हर एक स्टाफ को इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, रुद्र कह रहा था कि तभी एक सिक्योरिटी गार्ड हाथ में टैब लिए आगे आया और बोला, यस सर। सीसीटीवी फुटेज टेबल पर
टेबल पर रखते हुए सार्थक ने कहा। रुद्र, या देखो। वही दूसरी तरफ एक वेयर हाउस के अंदर आराध्या ने अपनी आंखें खोली तो उसके सर में और उसके पेट के निचले हिस्से में बहुत तेज दर्द हो रहा था। एक हाथ से अपने पेट को और दूसरे हाथ से अपने सर को पकड़कर वह कराह रही थी। इट्स ओके, तुम ठीक हो जाओगी, मोहित ने कहा, जो आराध्या के पास बैठा था। आराध्या डर गई जब उसने देखा वह बेड पर लेटी हुई है और मोहित उसके सामने बैठा था और वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन दर्द की वजह से वह कुछ कह नहीं पा रही थी। तुमने क्या किया? आराध्या ने उसके पेट के निचले हिस्से को कसकर पकड़ते हुए पूछा। मोहित ने सर हिलाया और कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ना तो मैंने तुम्हें छुआ और ना ही तुम्हारे इस बेबी को। लेकिन इतना कहकर बेड से नीचे उतरते हुए मोहित ने एक पिल्स और वाटर बोतल उठाई और आगे कहा, अगर तुम इस पिल्स को ले लोगी तो तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? आराध्या ने पूछा। या पिल्स से तुम्हें मेरा मतलब है हमें इस अनवांटेड बेबी से छुटकारा मिल जाएगा और फिर शट अप, आराध्या चिल्लाई अपनी लाल आंखों से मोहित को घूरते हुए आगे बोली, तुम कौन हो मेरे बच्चे के बारे में इस तरह बात करने वाले? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? यहाँ से बाहर निकलो और मुझे बाहर जाने दो। मोहित ने सिर हिलाया और कहा, आराध्या तुम समझ क्यों नहीं रही हो? हम दोनों को यह बेबी नहीं चाहिए। क्या तुमने ड्रग्स या ऐसा कुछ लेना शुरू कर दिया है? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है मैं क्या कह रही हूँ? तुम अपनी बकवास बातें बंद करो। बेबी का तुमसे कोई लेना देना नहीं। यह बेबी मेरे और मेरे हस्बैंड का है और जल्दी ही वह तुम्हें मारने वाला है। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।